यस सरकार, माहौल चैप्टर नंबर 23 ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज आ रहा है आपके सामने। अब दिल थाम के सुनेगा, ये वो चैप्टर है जिसमें से नॉर्मली क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स के अंदर। ध्यान रखना सर, जीएसटी के लगभग हर चैप्टर में से एक ना एक क्वेश्चन ऐसे ही बनाता है। सो प्लीज 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 अच्छे से पढ़िएगा इन चैप्टर्स को भी, डोंट लीव एनी ऑफ द चैप्टर। ध्यान रखना, इस अभी जो आई से जिस तरह से एग्जाम के क्वेश्चन पूछता है वो क्या करते हैं कि हर चैप्टर में को कवर करने की कोशिश करते हैं और हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं। सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव एनी पॉइंट। ओके सरकार, चैप्टर नंबर 23 ऑफेंसेस एंड पेनल्टी, सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 122। यहां पर 21 टाइप ऑफ ऑफेंस दे रखे, लगभग सारे ऑफेंस यहां कवर कर दिए जो भी जीएसटी में हो सकते हैं। और यहां बोल दिया क्या, अगर फ्रॉडुलेंट इंटेंशन था सर तो ऐसे केस में इंटेंशन टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स था तो पेनल्टी का अमाउंट विल बी 100% टैक्स इन्वॉल्व्ड और ₹10,000 विच एवर इज हायर। पर अगर मिस्टेक का केस था, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं थी, फ्रॉड की इंटेंशन नहीं थी, तो अमाउंट ऑफ पेनल्टी विल बी 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट और ₹10,000 विच एवर इज हायर कैन बी द मैक्सिमम अमाउंट। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट बोलता है क्या, अगर कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व था, जो सप्लायर नहीं है, रेसिपिएंट नहीं है, थर्ड पर्सन जिसने आपको हेल्प किया ऑफेंस करने में, तो उस पर भी पेनल्टी लग सकता है। कितना बेटा सर, 25,000 रुपये तक का। अच्छा, जो भी पेनल्टी की बात कर रहा हूं मैं, ये CGST का पेनल्टी आपके कोर्स में CGST का पेनल्टी ही आता है, SGST का पेनल्टी आपके कोर्स में नहीं आता। जैसे 25,000 मैंने बोला है तो CGST का है, तो ऐसा एक्चुअली देखा जाए तो 50,000 पेनल्टी होगी, CGST 25,000 और SGST 25,000, तो टोटल हो गया 50,000। पर आपको याद रखना है एग्जाम्स के लिए CGST ही 25,000 पेनल्टी। ओके सर, एनी अदर पर्सन जो इस ऑफेंस में इन्वॉल्व था, जो सप्लायर नहीं है, उस पर भी पेनल्टी लग सकता है अप टू ₹25,000। या फिर अगर किसी पर्सन को समन इशू किया, वो नहीं आया या डॉक्यूमेंट्स मंगाए नहीं दिए उसने, तो ऐसे केस में 25,000 तक की पेनल्टी इस पर चार्ज हो सकती है। इस पर सेक्शन में 22। आइए सेक्शन में 125 बोलता है, ये 122 था सर, 125 बोलता है जनरल पेनल्टी। अगर किसी ऑफेंस के लिए कोई पेनल्टी प्रिस्क्राइब नहीं करी तो सर जनरल पेनल्टी ₹25,000। सर अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा, जो भी पेनल्टी बोल रहा हूँ CGST का ही, और एग्जाम में आपको CGST का ही याद करना बेटा। ओके सर, अब सेक्शन 126 कहता है क्या, जनरल डिसिप्लिन रिलेटिंग टू पेनल्टी। देखो साहब, ऑफिसर को बोला कि पेनल्टी जब आप लगाते हो तब अगर आपको लगता है कि उसने ऑफेंस इस तरह का किया है जहां पेनल्टी लगना चाहिए तो ही आप पेनल्टी लगाइएगा। अगर आपको लगता है कि पेनल्टी यहां नहीं लगना चाहिए, जेन्युइन केस है, तो छोड़ देना चाहिए। सेकंड, अगर केवल डॉक्यूमेंटेशन एरर है, फेस ऑफ द रिकॉर्ड दिख रहा है यार साहब इससे गलती हो गया है और अमाउंट ऑफ टैक्स जो है इसके अंदर वो अप टू ₹5,000 नहीं है सर, तो सर इसको बोलते हैं माइनर ब्रीच, जिसमें टैक्स इन्वॉल्व इज अप टू ₹5,000। तो ऐसे केस में पेनल्टी नहीं भी लगा तो भी छोड़ देना। तो सर यहाँ पे ऑफिसर को बोला है कि तुम देखिएगा कि ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस कितना है, उस अकॉर्डिंग आप पेनल्टी लगाइएगा और जहां अवॉइड कर सके हो वहां अवॉइड कर दीजिएगा पेनल्टी को। पर जहां पे फिक्स अमाउंट ऑफ पेनल्टी दे रखा है, जहां अप टू अमाउंट नहीं है, क्लियर, वहां पे सेक्शन में 126 का कोई पावर ऑफिसर एक्सरसाइज नहीं कर पाए। जहां लिखा है अप टू इतना पेनल्टी लग सकता है, वहीं पे सेक्शन में 126 को पावर यूज करके ऑफिसर पेनल्टी कम कर सकता है। ओके, आइए सेक्शन में 127 बोलता है क्या, पावर टू इंपोज पेनल्टी इन सर्टेन अदर केसेस। सर अगर कोई पर्सन जो किसी अदर पर्सन का हेल्प कर रहा है इन कमिटिंग द ऑफेंस, जो सेक्शन नंबर 62, 63, 64, 73, 74, 129 या 130, इनमें जो पर्सन कवर है उन पे तो पेनल्टी रेस्पेक्टिव सेक्शन में लग गया है साहब, अभी जो हमने 122 पढ़ा उसमें लग गया है। पर अगर कोई पर्सन इनमें कवर नहीं होता है, मतलब आपका दोस्त जो आपकी हेल्प कर रहा था बेटा ऑफेंस करने में, तो ऐसे केस में ये सेक्शन ने पावर दिया गवर्नमेंट को कि आप चाहे तो ऐसे लोगों पे भी पेनल्टी चार्ज कर सकते हो। ओके सर, जो मैंने बताया आपको अप टू ₹25,000 पेनल्टी पे भी लग सकता है, वो पावर यहां से मिला और पेनल्टी का अमाउंट वहां दे रखा था 122 में। आइए 128 बोलता है क्या, पावर टू वेव पेनल्टी और फी और बोथ। यहां पे गवर्नमेंट को पावर दिया कि अगर सर्कमस्टेंसेस प्रिवेल करते हैं कि पेनल्टी या लेट फी माफ कर देना चाहिए। जैसे आपको पता है कि CGST में कई बार लेट पेमेंट, जो लेट रिटर्न फाइलिंग फी होती है, कई बार वेव करी, वो यही पावर था। यहां से सेक्शन 128 से पावर यूज किया गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट को पावर है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल, वो चाहे तो अगर सर्कमस्टेंसेस इस तरह के प्रिवेल करते तो वो चाहे तो पेनल्टी को वेव कर सकते हैं। क्लियर, डन। आइए सरकार, सेक्शन नंबर 129, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, बड़ा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, जानबूझ के बोल रहा हूं सर और काम का है। 129 और 130 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सर। डिटेंशन, सीजर एंड रिलीज ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस इन ट्रांजिट। सर अगर ड्यूरिंग ट्रांजिट या वाइल इन वेयर हाउस अगर आपने कोई भी प्रोविजन कॉन्ट्राविन किया है तो यहां पे प्रॉपर ऑफिसर को पावर दिया कि वो चाहे तो इन गुड्स को सीज कर सकता है, डिटेन कर सकता है साहब। क्लियर, पर हाँ यहां पे एक बार अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ट देनी पड़ेगी। अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है गुड्स अगर ट्रांसपोर्ट में है तो सर ट्रांसपोर्टर को, जो पर्सन इंचार्ज ऑफ द कन्वेंस था, ड्राइवर को, सर इनको क्या करना पड़ेगा, एक अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ट देनी पड़ेगी बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस, और उसके बाद ही क्या होगा, ये उन पे ये पेनल्टी लगा सकते हैं। अच्छा, अगर ऑफेंस प्रूव हो गया, जैसे ईवी बिल नहीं था या प्रॉपर इन्वॉइसिंग नहीं था या इन्वॉइस में लिखा कुछ और था, गुड्स कुछ और था, इस तरह कोई भी ऑफेंस अगर पाया गया, डिफॉल्ट प्रूव हो गया, एंड इफ द ओनर कम्स फॉरवर्ड फॉर पेमेंट ऑफ पेनल्टी, तो ऐसे केस में
सर तो ऐसे केस में पेमेंट ऑफ टैक्स तो करेगा करेगा सर, जो भी उसने वेट किया वो। पेनल्टी कितना होगा? पेनल्टी विल बी 100% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व। कितना बेटा? 100% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व। और इन केस अगर गुड्स एग्जेम्प्टेड गुड्स थे बेटा, देखो सर अगर टैक्सेबल गुड्स थे तो सर ऐसे केस में पेनल्टी अमाउंट, देखो टैक्स तो पे करना ही करना है, पेनल्टी का अमाउंट इज 100% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व। पर अगर गुड्स एग्जेम्प्टेड थे तो एग्जेम्प्टेड में टैक्स तो होता नहीं बेटा, इसलिए वहां बोल दिया क्या, अगर ओनर ऑफ द गुड्स कम्स फॉरवर्ड तो ऐसे केस में 2% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स। कितना बेटा? 2% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और ₹25,000 विच एवर इज लेस, मतलब मैक्सिमम 25,000 पेनल्टी है अगर एग्जेम्प्ट गुड्स है तो बेटा, ये सीजीएसटी की पेनल्टी बेटा। ओके, 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स, क्लियर। और अगर इफ द ओनर डज नॉट कम्स फॉरवर्ड तो ऐसे केस में पेनल्टी का अमाउंट कितना होगा बेटा? ध्यान रखना, टैक्स तो पे करना ही करना। अगर कोई और पर्सन जैसे ड्राइवर या ट्रांसपोर्टर गुड्स छुड़ाने आता है बेटा, तो ऐसे केस में सर वो क्या करेगा? पहले पेमेंट ऑफ टैक्स करेगा, प्लस पेनल्टी कितना पे करेगा बेटा? सीजीएसटी पेनल्टी बात कर रहा हूं, 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स इन्वॉल्व। कितना बेटा? 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स इन्वॉल्व इज रिड्यूस्ड बाय अमाउंट ऑफ टैक्स पेड और पेबल बाय एनी अदर पर्सन अदर देन ओनर बेटा। तो सर टैक्स तो पे करना ही करना है, और पेनल्टी कितना होगा बेटा? 50% ऑफ वैल्यू अंडर सीजीएसटी। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो 100% ऑफ वैल्यू पेनल्टी होगी, पर आपको एग्जाम्स के लिए 50% लिखना है क्योंकि सीजीएसटी का पेनल्टी आपके कोर्स में आएगा। ओके सर, 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स माइनस अमाउंट ऑफ टैक्स पेड और पेबल बाय दी पर्सन अदर देन ओनर, क्लियर, इतना पेनल्टी का अमाउंट हो जाएगा। और अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स है तो 5% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और ₹25,000 विच एवर इज लेस, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज 25,000 इन केस ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स, अगर ओनर नहीं आता है तो, क्लियर। प्लस अगर आपके गुड्स सीज हो गए वाले तो ऐसे केस में आपकी गुड्स रिलीज कब करेगा ऑफिसर? या तो आपने ये अबाउट टैक्स या पेनल्टी पे कर दिया, गुड्स ले जाओ सब, या फिर आप अगर टैक्स और ये पेनल्टी पे करने के लिए राजी नहीं होते हो, एक्सेप्ट नहीं करते हो, और अगर आप डिफेंड करने की कोशिश करते हो या रिप्लाई देते हो, तो ऐसे केस में आपको गुड्स अगर छुड़वाना है तो क्या करेंगे आप? सर आप एक बॉन्ड साइन कर दीजिएगा, प्लस सिक्योरिटी देना पड़ेगा आपको, क्लियर। तो ऐसे केस में आपने अगर बॉन्ड साइन कर दिया अप टू द अमाउंट ऑफ टैक्स और पेनल्टी पेएबल, तो ऐसे केस में आपका गुड्स रिलीज हो जाएगा, नहीं तो ऑफिसर गुड्स रिलीज नहीं करेगा, क्लियर, डन। और हाँ ध्यान देना बेटा, अगर ओनर या एनी अदर पर्सन अदर देन ओनर 14 डेज के अंदर अगर नहीं आता, कितने दिन में बेटा? 14 डेज, क्लियर। जब से आपने आपकी गुड्स को सीज किया, नोटिस दिया आपको, सर क्या करते? गाड़ी रोकते हैं, देखते गड़बड़ है, इमीडिएटली नोटिस दे देते बेटा ड्राइवर को, पर्सन इंचार्ज को। और सर उसके 14 डेज में ओनर या एनी अदर पर्सन अदर देन ओनर अगर गुड्स को रिलीज कराने के लिए नहीं आता, तो आफ्टर 14 डेज दे हैव द पावर टू कॉन्फिस्केट द गुड्स, और गुड्स का ओनरशिप किसका हो जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाएगा बेटा। अच्छा, एक सर्कुलर आया था कि हु विल बी कंसिडर्ड एज ओनर ऑफ द गुड्स। अगर जो ट्रांसपोर्टर है गुड्स, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें कंजाइनर या कंजाइनी का नाम लिखा हुआ है, तो ऐसे केस में कंजाइनर या कंजाइनी दोनों में से एक को ओनर माना जाएगा। और अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है साथ में गाड़ी के, कन्वेंस साथ में डॉक्यूमेंट नहीं है केवल गुड्स साहब, तो ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर डिटरमाइन करेगा कि इन गुड्स का ओनर कौन है, और वो ओनर आएगा तो सर वो पेनल्टी कम होती है, और ओनर नहीं आता है तो पेनल्टी हायर होती है बेटा, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, क्लियर। आइए सेक्शन 130 बोलता है क्या? कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स और कन्वेंस और लेवी ऑफ पेनल्टी। अगर आपने कोई भी ऑफेंस किया विच रिजल्ट्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट रिजल्टिंग इन इवेजन ऑफ टैक्स, क्लियर। या फिर सर आपने जो गुड्स बनाई है या सप्लाई करी है और वो गुड्स पाई नहीं गई, मतलब आपके रिकॉर्ड में नहीं है गुड्स, क्लियर। सर ऑन रिकॉर्ड तो गुड्स दिख रही है, पर जब फिजिकल वेरिफिकेशन करना है तो गुड्स है ही नहीं और आपके पास कोई जवाब नहीं है, क्लियर, जबकि उन पे टैक्स लगता है। अच्छा, आप रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हो, जबकि आपकी लायबिलिटी आती है रजिस्ट्रेशन की, और आप गुड्स सप्लाई करे जा रहे हो, इन सारे केस में, या फिर आप कोई भी कन्वेंस में गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, क्लियर सर, इलीगली, क्लियर, इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, तो ऐसे केस में द गुड्स जिस पे टैक्स का कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, प्रोविजंस कॉन्ट्रावेंट किए, प्लस कन्वेंस जिसमें गुड्स का ट्रांसफर होता, दीज आर लायबल टू बी कॉन्फिस्केटेड। और हाँ सर देना, अगर पर्सन इंचार्ज ऑफ द कन्वेंस ये प्रूव कर देता है कि साहब, ट्रांसपोर्टर प्रूव कर देता है कि साहब मैं इस ऑफेंस में इन्वॉल्व नहीं हूं, मेरा कोई रोल नहीं है, मैंने तो बोनाफाइड ट्रांसपोर्ट किया, अब साहब ये सप्लायर ने या कंजाइनर ने गड़बड़ करी, मेरा कोई रोल नहीं है इसके अंदर, तो ऐसे केस में उसका कन्वेंस छोड़ देंगे, बाकी गुड्स विल बी लायबल टू बी कॉन्फिस्केटेड। पर अगर ये वो प्रूव नहीं कर पाया तो ट्रांसपोर्टर की ट्रक जो कन्वेंस है वो भी लायबल टू बी कॉन्फिस्केट हो जाएगी बेटा। पर हाँ, आफ्टर कॉन्फिस्केशन प्रॉपर ऑफिसर शैल गिव एन ऑप्शन टू पे रिडम्पशन फाइन टू इन लिeu ऑफ कॉन्फिस्केशन, और आप रिडम्पशन फाइन पे करके गुड्स को रिलीज करा सकते हो। और ऐसे केस में रिडम्पशन फाइन कितना होगा बेटा? ध्यान से सुनना बच्चों, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। सर अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल, तो टैक्स तो पे करना ही करना आपको। रिडम्पशन फाइन कितना है? मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स, आई रिपीट, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स रिड्यूस्ड बाय अमाउंट ऑफ टैक्स पेड और पेबल बाय द असेसी बेटा, आई रिपीट, मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स रिड्यूस्ड बाय अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल, ये लेस होगा तो जो अमाउंट आएगा दैट विल बी द रिडम्पशन फाइन, क्लियर। पर दिस रिडम्पशन फाइन कैन नॉट बी लेस देन द अमाउंट ऑफ पेनल्टी विच इज लेवेबल अंडर सेक्शन नंबर 129। जो सेक्शन 129 जो हमने लास्ट सेक्शन पढ़ा, उसमें जो ट्रांसपोर्टर पे पेनल्टी है बेटा, ऐसे केस में उस पेनल्टी से कम अमाउंट नहीं हो सकता है। तो आई रिपीट, पेनल्टी रिडम्पशन फाइन का अमाउंट कितना हो सकता है बेटा?
जो टैक्स आप पे करोगे तो पे करना ही करना है। उसके अलावा रिडम्पशन फाइन कितना है, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बुक में भी दे रखा मैंने, कॉस्ट ऑफ द गुड्स दे रखा है, कोई मतलब नहीं उससे, मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स एज रिड्यूस्ड बाय अमाउंट ऑफ टैक्स पेड और पेबल बाय द एसएससी, क्लियर, ये अमाउंट आएगा रिडम्पशन फाइन का, बट इट कैन नॉट बी लेस देन पेनल्टी पेबल अंडर सेक्शन 129 जो मैंने आपको पढ़ाया थोड़ी देर पहले। ओके सरकार, ध्यान देना बेटा, ट्रांसपोर्टर पे अगर ट्रांसपोर्टर भी इन्वॉल्व था तो ट्रांसपोर्टर का कन्वेंस भी लायबल टू बी कॉन्फिस्केटेड बेटा। अब कन्वेंस को छुड़वाना है तो उसके लिए रिडम्पशन फाइन कितना है, अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व, जितना अमाउंट ऑफ टैक्स है, जैसे मान लो 3,60,000 इज द टैक्स का अमाउंट, तो 3,60,000 इज द रिडम्पशन फाइन विच विल बी पेबल बाय द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस, अगर वो भी ऑफेंस में इन्वॉल्व था तो। क्लियर, पक्का बच्चों। और हाँ ध्यान देना बेटा, अगर 3 महीने, ध्यान देना बेटा, ऑफिसर को पावर दिया कि आप रीजनेबल टाइम देंगे इनको रिडम्पशन फाइन पे करने का, बट नॉट मोर देन 3 मंथ, और 3 महीने में अगर ये लोग रिडम्पशन फाइन पे नहीं करते तो ऐसे केस में ऑफिसर के पास पावर है कि उन गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर सकता है, और डिस्पोज ऑफ करने के बाद जो पेमेंट आएगा वो डिपॉजिट कर देगा गवर्नमेंट के अकाउंट बेटा। क्लियर, और इन गुड्स का ऑनरशिप हो जाएगा, कॉन्फिस्केशन होने के बाद ऑनरशिप होता है किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का बेटा, गवर्नमेंट का बेटा। क्लियर, डन, पॉइंट खत्म होता है। अब आई होप यू गोट द एंटायर पॉइंट। ध्यान रखना, रिडम्पशन फाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। ओके, सेक्शन 131 बोलता है कॉन्फिस्केशन और पेनल्टी नॉट टू इंटरफियर विद अदर पनिशमेंट। बेटा अगर किसी, देखो यहाँ पर इस एक्ट में आप पे पेनल्टी लग गया है, कॉन्फिस्केशन हो गया, सब कुछ हो गया, क्लियर, आप ध्यान देना बेटा, ये पेनल्टी या कॉन्फिस्केशन हो गया वो तो ठीक है, वो तो इस एक्ट में हुआ है, अगर किसी और एक्ट में कोई और पेनल्टी भी लगती है तो वो भी लगेगी, सब ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि इस एक्ट में पेनल्टी लगेगी, किसी और एक्ट में कोई पेनल्टी नहीं लग सकती, लगेगी सर, अगर किसी और एक्ट में पेनल्टी लगता है वो भी लगेगा सब। आइए 132 पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, यहाँ पे वो जेल वाली बात करी बेटा, ध्यान देना सर, ऑफेंसेस को कैटेगरी में डिवाइड कर दिया और बोल दिया क्या, अगर अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड, जो नेक्स्ट पेज में बॉक्स दे रखा है, अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड और एरनियस रिफंड या रॉन्ग आईटीसी अवेल्ड और यूटिलाइज एक्सीडिंग ₹5 करोड़, कितना एक्सीडिंग ₹5 करोड़, तो ऐसे केस में सर इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर विथ फाइन। क्लियर, अच्छा अमाउंट जो टैक्स का था या आईटीसी का था जो आपने गड़बड़ किया, वो अगर एक्सीडिंग 2 करोड़ है बट अप टू 5 करोड़ है तो ऐसे केस में फाइन तो ही है, इम्प्रिजनमेंट इज अप टू 3 ईयर, और अगर 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ के बीच तक का टैक्स का अमाउंट इन्वॉल्व था, एक्सीडिंग 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक का, तो ऐसे केस में अप टू 1 ईयर तक का इम्प्रिजनमेंट जेल है बेटा, ध्यान रखना। क्लियर, और सर इन सब केस में फाइन तो लगेगा। ओके, और सर इसमें नेक्स्ट पॉइंट बोलता है क्या, इफ एनी पर्सन हैज कमिटेड ऑफेंस विच इज कवर्ड इन क्लॉज नंबर F, G and J अबव, तो ऐसे केस में इम्प्रिजनमेंट में एक्सटेंड टू 6 मंथ और विथ फाइन और विथ बोथ बेटा। अच्छा 6 महीने तक का जेल हो जाएगा अगर F, G और J में कवर है। अब F, G और J में क्या कवर है, सुनना ध्यान से बेटा, फॉल्सिफाइंग रिकॉर्ड्स और प्रोडक्शन ऑफ फॉल्स रिकॉर्ड अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन विद द इंटेंशन टू इवेट टैक्स, आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह फॉल्सिफाइड दिए बेटा। देन जे है क्या, ऑब्स्ट्रक्ट और प्रिवेंट एनी ऑफिसर फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटीज अंडर द एक्ट, ऑफिसर को अगर आपने ऑब्स्ट्रक्शन दिया, ऑफिसर किसी के पीछे भाग रहा है, आपने बीच में टांग लगाई, वो नीचे गिर गया, तो सर अब आपको नीचे गिराएगा 6 महीने तक बेटा वो। क्लियर, एंड जे टेम्पर्स विद और डिस्ट्रॉय एनी मटेरियल एविडेंस और डॉक्यूमेंट, अगर आपने कोई मटेरियल एविडेंस और डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय कर दिए, उनसे साथ कुछ छेड़छाड़ करी, तो ऐसे केस में 6 महीने तक का जेल है बेटा फिर। ओके सर, क्लोज नंबर C बोलता है इसका क्या, अगर रिपीटेड ऑफेंस किया आपने, ध्यान देना बेटा, ये जितने भी ऑफेंस मैंने आपको बताया उसमें अप टू 5 ईयर, अप टू 3 ईयर, अप टू 1 ईयर है, इट में भी 0 ऑल्सो, पर अगर रिपीट ऑफेंस किया है, कोई भी ऑफेंस आपने रिपीट ऑफेंस किया है, अगर स्पेशल या सर स्पेसिफिक रीजन नहीं था विच वाज रिकॉर्डेड बाय कोर्ट, तो एक अलग बात हो जाएगी। अगर स्पेसिफिक या कोई स्पेशल रीजन था तो एक अलग बात है, पर अगर स्पेसिफिक या स्पेशल रीजन नहीं है तो ऐसे केस में सर मिनिमम 6 मंथ होगा और मैक्सिमम 5 ईयर तक का जेल होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व। क्लियर, अमाउंट कितना भी हो, रिपीटेड ऑफेंस के केस में मैक्सिमम 5 ईयर, मिनिमम 6 मंथ विल बी द इम्प्रिजनमेंट। ओके सर, अब लास्ट पॉइंट बचता है बेटा कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। बहुत अच्छा पॉइंट है सर, ध्यान देना, कभी कोई क्वेश्चन में जाता है व्हाट आर द कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, सुनना बच्चों ध्यान से। अच्छा पहली बात तो कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं क्या चीज है बेटा। कॉग्निजेबल भारी ऑफेंस, सीरियस काइंड के ऑफेंस, ये ऐसे ऑफेंस है जहां पे अरेस्ट कैन बी मेड इवन विदाउट अरेस्ट वारंट। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ऑफेंसेस है पर बहुत सीरियस काइंड के नहीं है, यहां पे भी अरेस्ट कैन बी मेड बट अरेस्ट कैन बी मेड ओनली ऑन इश्यूएंस ऑफ अरेस्ट वारंट। क्लियर, तो सर अब जीएसटी के अंदर सारे ऑफेंस क्या है, नॉन कॉग्निजेबल बेटा। अच्छा जो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं वो होते क्या, बेलेबल, और जो कॉग्निजेबल है सीरियस ऑफेंस है वो है नॉन बेलेबल, जहां जमानत नहीं होती है। अच्छा अब बात करेंगे क्या, वापस सुनना बेटा, जीएसटी में जितने भी ऑफेंसेस है सारे ऑफेंसेस आर नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल एक्सेप्ट 4 ऑफेंसेस, और वो 4 ऑफेंस में अगर अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व इज एक्सीडिंग ₹5 करोड़, उन 4 केस में अगर अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड इज एक्सीडिंग ₹5 करोड़, तो ऐसे केस में
वो ऑफेंस कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल होगा, बाकी सारे ऑफेंस क्या है, नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। क्लियर। अच्छा, ये चार ऑफेंस भी अगर एक्सीडिंग 5 करोड़ हुआ तो अब वो चार ऑफेंस कौन कौन से है जो क्लोज नंबर ABCD में कवर है सेक्शन 132 में। सर क्लोज नंबर ए बोलता है क्या, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ विदाउट कवर ऑफ इनवॉइस विद एन इंटेंट टू इवेड टैक्स। सेकंड, इफ एनी पर्सन इश्यूज एनी इनवॉइस और बिल विदाउट एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ लीडिंग टू wrongful ITC अवेलमेंट और रिफंड ऑफ टैक्स, बोगस बिल इशू कर रहे हो बेटा। सर देन एनी पर्सन हु अवेल्स ITC यूजिंग द इनवॉइस रेफरेंस पॉइंट बी अबव। सर मतलब आप बोगस बिल के बेस पे ITC ले रहे हो, एक तो बोगस बिल इशू करने वाला, एक बोगस बिल के बेस पे ITC लेने वाला, अगर अमाउंट एक्सीडिंग 5 करोड़ है तो। लास्ट, कलेक्शन ऑफ टैक्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ आफ्टर द ड्यू डेट। बेटा ड्यू डेट आने के बाद आप 3 महीने निकल गए, आपने टैक्स पे नहीं किया, क्लियर, गवर्नमेंट को और कस्टमर से टैक्स लिया हुआ है, और ऐसे केस में अमाउंट 5 करोड़ एक्सीड कर गया तो गए सर। ऐसे केस में वो ऑफेंस क्या होगा, कॉग्निजेबल होगा एंड नॉन बेलेबल होगा। अच्छा, जितने भी सर यहाँ पर प्रोसिक्यूशन होंगे, जेल भले कॉग्निजेबल हो नॉन कॉग्निजेबल हो, प्रायर सेंक्शन ऑफ कमीशन चाहिए, उसके बाद ही आप उसके बाद ही ऑफिसर जेल का मतलब प्रोसीडिंग शुरू करेगा। अच्छा, सेक्शन 69 में पावर टू अरेस्ट दे रखा। अब सुनना बच्चों ध्यान से, जितने भी ऑफेंस कॉग्निजेबल हो या नॉन कॉग्निजेबल हो, कमिश्नर के पास पावर है कि वो अरेस्ट वारंट इशू करता है, और अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो आप वहां पे तो अरेस्ट वारंट की जरूरत भी नहीं है, और कमिश्नर किसी भी ऑफिसर को ऑथराइज करेगा सर उस अक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट करने के लिए। ओके, अब सुनना बच्चों ध्यान से, अगर कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस है वो 4 केस में, तो ऐसे केस में इमीडिएटली जब उस पर्सन को अरेस्ट करते हैं उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताया जाएगा कि इस ग्राउंड पे हम तेरे को अरेस्ट कर रहे हैं। सेकंड बात, अरेस्ट करने के 24 आवर के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ता है, और वो एग्जामिन करता है कि उसने क्या ऑफेंस किया है, किस लेवल का ऑफेंस है। ओके, एंड सर अगर ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, क्या है मालिक, नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल है, तो ऐसे केस में कमिश्नर का पावर कि उनको अरेस्ट वारंट इशू करेगा और उनको अरेस्ट करवाएगा। फिर अरेस्ट होने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर या डेप्यूटी कमिश्नर जो था ज्यूरिसडिक्शनल, उसके पास पावर है कि वो चाहे तो इनको बेल पे रिलीज कर दे। क्लियर। और उस असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर को पावर दे दिया एज इफ ही इज द इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, थानेदार पांडे जी आता है, पांडे जी बजाय सिटी ऑन ड्यूटी, हाँ है ना, वो पावर है असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर के पास, वो उसको डिस्चार्ज कर सकता है ऑन बेल अगर उसको लगता है कि ऑफेंस बेलेबल है तो। बेटा क्लियर, डन, समझे मेरी बात। और हाँ ध्यान रखना, जितने भी ऑफेंसेस है ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो अरेस्ट है बेटा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के थ्रू गवर्न होंगे। क्लियर, पक्का बच्चों, माहौल। सर ध्यान दीजिए, सेक्शन 134 बोलता है क्या, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। अब सर कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बोला है क्या, कोई कोर्ट, कोई भी कोर्ट इस एक्ट के अंदर जो भी ऑफेंसेस है उसके लिए उन केसेस को टेकअप नहीं करेगा। यहाँ पे जैसे कमिश्नर अपील दे रखा है, अपीलेट अथॉरिटी पर जाएगा, प्लस ये जो जेल के प्रोविजंस थे या जितने भी केसेस थे यहाँ पे लिख दिया क्या, सुनना बेटा वापस बोलता हूं मैं, सेक्शन 134 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस, नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशमेंट अंडर दिस एक्ट और रूल्स मेड देयरअंडर एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ कमिश्नर। कमिश्नर से सैंक्शन लेके ही कोर्ट किसी भी केस को टेकअप करेगा, और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड अबव रैंक वाले कोर्ट ही इस एक्ट के जितने भी ऑफेंसेस उनको ट्राई कर पाएंगे, उन्हीं को टेकअप कर पाएंगे, उससे बिलो रैंक वाले कोर्ट कभी भी टेकअप नहीं कर पाएंगे, पर आफ्टर द प्रायर सैंक्शन ऑफ कमिश्नर। बेटा ओके, 135 बोलता है प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट। ये बोलता है इस एक्ट में जब प्रोसिक्यूशन होता है वहां पे प्रोसिक्यूशन होने से पहले गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड मेंस रिया इज रिक्वायर्ड। सर तो यहां पे सेक्शन ने बोल दिया क्या, ध्यान रखना बेटा, हमने तो प्रिजम्पशन लिया हुआ है कि जो पर्सन अक्यूज्ड है, जो पर्सन को हमने पकड़ा है वो इंटेंशनली काम कर रहा था, उसका मेंस रिया था, सर गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड था, कल्पेबल मेंटल स्टेट था, अनलेस दैट पर्सन प्रूव्स इट अदरवाइज। मतलब बर्डन टू प्रूव कि वो कल्पेबल मेंटल स्टेट नहीं है, किस पर है, असेसी पर है, जिस पर्सन को पकड़ा है अक्यूज पर्सन उस पर। बेटा सेक्शन 136 बोलता है रिलेवेंस ऑफ स्टेटमेंट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। आपने कोई भी स्टेटमेंट दिया था, असेसी ने या किसी भी पर्सन ने कोई स्टेटमेंट दिया, उस पर साइन किया, क्लियर, जब आपको समन पे बुलाया था किसी इंक्वायरी में, किसी इन्वेस्टिगेशन में, या कभी भी आपसे कोई स्टेटमेंट लिखवाया और आपसे साइन करवाया, तो दैट स्टेटमेंट विल एक्ट एज एन एविडेंस अगेंस्ट यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ। क्लियर। और हाँ, अगर वो पर्सन जिसने स्टेटमेंट दिया वो अगर उसकी डेथ हो गई या ही इज फाउंड टू बी, मतलब ही इज नॉन अपीयर्ड, मतलब क्या हो गया बेटा, गायब हो गया सब आदमी, ही कैन नॉट बी फाउंड या इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, तो ऐसे केस में जो आपने स्टेटमेंट दिया उसको क्या मान लेंगे कि वो जो इसमें लिखा है वो सच लिखा है। बेटा क्लियर, डन सर। और कोर्ट के पास पावर है कि जो भी आपने स्टेटमेंट दिए थे एज अ विटनेस इन द कोर्ट, उसको स्टेटमेंट को सही माना जाएगा कि जो भी बोलता हूँ सच के खिला, सच के अलावा कुछ भी नहीं बोलता हूँ, याद है बेटा। सर सेक्शन 137 बोलता है ऑफेंसेस बाय कंपनीज। बच्चों कंपनीज ने अगर ऑफेंस किया तो कंपनी को जेल में डाल देंगे क्या, कंपनी को जेल में डालेंगे क्या, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को निकाल के जेल में डाल दो, ऐसा नहीं। यहां पे कंपनीज ने अगर ऑफेंस किया तो ऐसे केस में डायरेक्टर्स, सर डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और एनी अदर ऑफिसर हु एट द टाइम ऑफ कमिटमेंट ऑफ ऑफेंस वाज इन चार्ज ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी, तो ऐसे केस में
उस पर्सन को, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, ये सब लायबल होंगे जेल वगैरह के प्रोविजन जो भी मैंने आपको पढ़ाया इस चैप्टर के उसमें। क्लियर? एंड सर पर अगर कोई डायरेक्टर या मैनेजर वगैरह प्रूव कर देता है कि वो पर्सनली इन्वॉल्व नहीं था, उसकी कोई ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं थी, तो उसको छोड़ देंगे, बाकी सब गए बेटा। एंड सेम प्रोविजन अप्लाई इन केस ऑफ फर्म्स ऑल्सो बेटा। क्लियर? सुनना बच्चों ध्यान से, एओपी हो या फर्म हो या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट हो, उसी केस में भी सेम प्रोविजन अप्लाई होते हैं, इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो लायबल होंगे बेटा। क्लियर? पक्का बच्चों? डन। भारत माता की जय। एंड लास्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 138, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। सर अगर आपने कोई भी ऑफेंस किया है जो जिसके लिए आपको जेल के प्रोविजन अट्रैक्ट होता है बेटा, तो ऐसे केस में इवन बिफोर प्रोसिक्यूशन जब इनिशिएट हुआ या फिर प्रोसिक्यूशन शुरू हो गया उसके बाद भी आप चाहे तो कमिश्नर को अप्लाई कर सकते हो फॉर कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंस। आप प्लीज छोड़ दो साहब, माफ कर दो। क्लियर? इस तरह से आप कंपाउंडिंग करवा सकते हो कमिश्नर से, ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर से। अच्छा ध्यान रखना, भले ही प्रोसिक्यूशन शुरू हो गया हो या अब तक शुरू नहीं हुआ, चलेगा। प्रोसिक्यूशन शुरू होने के बाद भी आप जा सकते हो कंपाउंडिंग के लिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अच्छा कंपाउंडिंग के लिए अगर आपने अप्लाई किया तो ऐसे केस में कमिश्नर के पास पावर है कि वो आपसे अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी वो तो पे करवाएगा, प्लस एक कंपाउंडिंग फी आपसे लेगा और कंपाउंडिंग फी लेने के बाद आपको बोलेगा जाओ। क्लियर? आपकी जेल वगैरह से आपको छोड़ दिया गया है। पर सर वो कंपाउंडिंग फी कितना होगा? सर मिनिमम अमाउंट ऑफ कंपाउंडिंग फी इज द 50% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व और ₹10,000 whichever is higher। ये मिनिमम है बेटा। और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंपाउंडिंग फी कैन बी 150% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व और ₹30,000 whichever is higher। दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ penalty compounding fee which is in addition to tax, interest, penalty which is payable in GST Act बेटा। क्लियर? डन। अच्छा ध्यान देना बेटा, कुछ केसेस में, अच्छा एक बार कंपाउंडिंग हो गया, इन केसेस में जहां पे भी कंपाउंडिंग अलाउ कर दिया तो सारी प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट शुरू हुई थी वो सब क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, केस क्लोज हो जाएगा बेटा, छोड़ देंगे आपको जेल से। पर हाँ कुछ केसेस में कंपाउंडिंग अलाउ नहीं होता है, जैसे क्लोज नंबर ए से लेकर एफ तक जो भी आपके ऑफेंसेस कवर है वहां पे अगर आपको एक बार कंपाउंडिंग हो गया तो बाद में कंपाउंडिंग ना हो पाएगा। देन सर अगर आप उन ऑफेंसेस में किसी की हेल्प कर रहे थे, आपने या वो ऑफेंस करने की कोशिश भी करी थी, अटेम्प्ट किया था आपने, क्लियर, और सर वहां पे एक बार अगर आपका कंपाउंडिंग हो गया तो बाद में वापस से कंपाउंडिंग ना हो पाएगा। एंड सर ए से लेकर एफ में जो केस कवर है उनके तो एक बार कंपाउंडिंग हो गया बाद में नहीं हो पाएगा, पर इसके अलावा जो भी केस थे उसमें अगर एक बार कंपाउंडिंग हो गया और बाद में वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सीडिंग ₹1 करोड़, तो ऐसे केस में वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सीडिंग ₹1 करोड़ हुआ तो ऐसे केस में वैल्यू ऑफ गुड्स जिसमें ऑफेंस किया आपने, तो ऐसे केस में कंपाउंडिंग अलाउ नहीं होगा। एंड सर नेक्स्ट बोला है क्या, अगर मान लो जो आपने ऑफेंस के अंडर जीएसटी एक्ट वो अगर ऑफेंस है अंडर एनी अदर एक्ट ऑल्सो, एनी अदर लॉ ऑल्सो, तो ऐसे केस में कंपाउंडिंग ना हो सकता है। एंड देन अगर कोई ऑफेंस के लिए आपको ऑलरेडी एक बार कन्विक्ट कर चुके बेटा, अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट बाय कोर्ट, कोर्ट ने ऑलरेडी आपको कन्विक्ट किया, तो आप तो वैसे ही मुजरिम हो बेटा, आपको वैसे भी जेल अच्छा लगता है, जेल जाओ अच्छे से मजे मारो सर, ससुराल आपका एक तरह से। क्लियर? एंड देन मतलब यहाँ पे कंपाउंडिंग नहीं होगा। एंड अ पर्सन हु हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस स्पेसिफिक क्लोज नंबर जी, जे एंड के ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 132। अब ये क्लोजेस आपको रेफर करना पड़ेंगे बेटा। एंड लास्ट, एनी अदर क्लास विच में बी स्पेसिफाइड बाय दी एनी अदर क्लास ऑफ पर्सन विच में बी स्पेसिफाइड इन दिस बिहाफ। तो ये केसेस है जहाँ पे कंपाउंडिंग नहीं होता, बाकी हर केस में आप कंपाउंडिंग करा सकते हो। और कंपाउंडिंग कराया है, कंपाउंडिंग मतलब आपको छुटकारा दे दिया जेल से, जाओ कोई बात नहीं, एक फाइन पे करो, हम आपको जेल में नहीं भेजेंगे बेटा, इंप्रिजनमेंट नहीं करेंगे सर, प्रोसिक्यूशन छोड़ देंगे आपका, उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंस। क्लियर? डन। सर भारत माता की जय। इसी के साथ चैप्टर नंबर 23 खत्म होता है। पढ़ते रहिए और हाँ दिल से पढ़िए, मजबूरी से नहीं बेटा, दिल से पढ़ोगे तो मजा आएगा एंड यू विल स्टार्ट एंजॉइंग द स्टडीज। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल। और हाँ आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ना मतलब सीखना, और आपको पता है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।